म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने के प्रोसेस तो फंड पार्क में दो रोलर कोस्टर के बीच चुनने की तरह एक काम होते हैं। पहले रोलर कोस्टर चीज़ होती है कि नो चॉइस कोस्टर। ये तो ट्रेडिशनल एंडोमेंट और की मनी बैक इंश्योरेंस पॉलिसी जिसमें फिक्स कमिटमेंट के साथ पोटेंशियल फीस भी इन्वॉल्व होते हैं अर्ली एक्सिट के कारण। लेकिन दूसरे चॉइस हो इसी तरह होते हैं कि चॉइस कोस्टर। ये तो म्यूचुअल फंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड तो इन्वेस्टर के लिए फ्लेक्सिबिलिटी तो दे दिया जाते हैं और म्यूचुअल फंड में देखें तो कोई भी इनिशियल चार्जेस नहीं होते और इसमें मिनिमम एक्सिट फीस ही होते हैं और आवरली पेमेंट भी अवेलेबल होते हैं। इन्वेस्टर चाहते हैं तो वो तो ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड फंड्स के बीच वो तो चुन कर सकेंगे। इन्वेस्टर जितना रिस्क अंडरटेक करने के लिए तैयार होते हैं उतना रिस्क वो तो डिसाइड कर सकेंगे और इन्वेस्टर जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके से उसका पोर्टफोलियो को वो तो डाइवर्सिफाई कर सकेंगे। और इसमें इन्वेस्टर के लिए अदर बेनिफिट्स भी होते हैं। अगर इन्वेस्टर चाहते हैं तो रेगुलर और डायरेक्ट फंड्स के बीच वो तो इन्वेस्ट कर सकेंगे और इसमें इन्वेस्टर तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और लमसम इन्वेस्टमेंट की मेरिट्स भी उपलब्ध कर सकेंगे, जो मेरिट्स उसको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में मदद कर सकेंगे। आज यह वीडियो में हम यह विषय के बारे में बातचीत करते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू holisticinvestment.in यूट्यूब चैनल। फंड तो हम तो ब्रॉडली तीन तरीके से क्लासीफाई कर सकेंगे। पहले होते हैं कि ओपन एंडेड, दूसरा होते हैं कि क्लोज एंडेड और तीसरा होते हैं कि इंटरवल फंड्स। ओपन एंडेड फंड्स ये तो तीन पार्ट की तरह होते हैं। इन्वेस्टर के लिए ये तो सभी समय अवेलेबल होते हैं। अगर इन्वेस्टर जब चाहते हो तो खरीद कर सकेंगे, जब वो बेचने के बारे में सोचे वो तो बेच भी कर सकेंगे। इसके उदाहरण होते हैं कि पॉपुलर लॉन्ग स्टैंडिंग यूटीआई मास्टर शेयर और कि फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड। अगर देखें तो यह फंड्स तो लंबे समय तक मार्केट में होते हैं और देखें तो अब भी यह फंड्स तो नए एडवेंचर्स को वेलकम कर दिया जाते हैं और अब भी यह तो नए हाइट्स पहुंचने के बारे में वो तो नए अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर दिया जाते हैं। दूसरे होते हैं कि क्लोज एंडेड स्कीम्स। ये तो लिमिटेड टाइम एडवेंचर्स की तरह होते हैं। इसमें इन्वेस्टर तो टिकट खरीदने के लिए वो तो स्पेसिफिक विंडो को ही उपलब्ध करने की ज़रूरत पड़ती है और देखें तो इसमें फ़िक्स ड्यूरेशन भी पड़ती है। अगर देखें तो ये तो फिक्स डिपॉजिट्स की तरह की काम करते हैं, लेकिन यह तो भी इन्वेस्टर के लिए उतना गारंटीड रिटर्न्स नहीं दे सकेंगे। इसी कारण के लिए ये तो इन्वेस्टर्स के बीच एक अनअट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बन चुका है। अगर देखें तो यह क्लोज एंडेड स्कीम्स तो ज़्यादा चार्जेस मांगने के कारण ज़्यादा इन्वेस्टर्स को यह चार्जेस के बारे में इसको ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर दिया जाते हैं। फिर भी यह देने वाले फिक्स मैच्योरिटी प्लान तो इन्वेस्टर के बीच उतना पॉपुलैरिटी तो गेन कर दिया जाते हैं, लेकिन कुछ साल और कुछ समय होने के बाद यह भी इसका रिजिड स्ट्रक्चर और क्रेडिट रिस्क होने के कारण यह भी इन्वेस्टर के लिए एक अनअट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की तरह बन चुका है। तीसरा होता है कि इंटरवल फंड्स। ये तो क्लोज एंडेड फंड्स की तरह की काम करते हैं और इसमें भी इन्वेस्टर तो स्पेसिफिक टाइम में ही वो तो यूनिट्स को खरीदना चाहिए और बेचना चाहिए और इसमें होने वाले एक वेरिएशन होता है कि टारगेट मैच्योरिटी फंड्स। अगर आप फाइनेंस बिल 2023 की रेफरेंस लेते हैं तो फाइनेंस बिल 2023 में इंडेक्सेशन बेनिफिट तो निकाल कर दिया जाते हैं, फिर भी टारगेट मैच्योरिटी फंड्स तो इन्वेस्टर के लिए एक एडवांटेज देते हैं। अगर देखें तो ये टारगेट मैच्योरिटी फंड्स तो सेबी रूल्स को मैंडेटरी रखते हुए ये तो इन्वेस्टर के लिए 1% से भी नीचे एक्सपेंस रेशियो ही वो तो चार्ज कर दिया जाते हैं। फिर भी ये तीनों कैटेगरी ऑफ फंड से ओपन एंडेड फंड्स ही ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट्स इन्वेस्टर के लिए लिमिटेड एक्सिट फ्लेक्सिबिलिटी दे दिया जाते हैं वो तो इन्वेस्टर का सभी गोल्स के लिए उतना सूटेबल नहीं हो सकेंगे। अब अगले हम रेगुलर और डायरेक्ट प्लान ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। म्यूचुअल फंड में देखें तो अब तो रेगुलर और डायरेक्ट शब्दों को हर बार तो सुन कर दिया जाते हैं। रेगुलर और की डायरेक्ट प्लान तो वो तो जिस तरीके से बेच कर दिया जाता है उसी तरह वो तो अलग पड़ती है, लेकिन एक रेगुलर प्लान में देखें तो डिस्ट्रीब्यूटर, बैंक और प्लेटफॉर्म ही एक मिडिलमैन की तरह होते हैं और डायरेक्ट प्लान इन्वेस्ट होते मैनेजिंग कंपनी से ही और कि एम से ही वो तो डायरेक्टली खरीद कर सकेंगे। डायरेक्ट फंड्स में देखें तो ये तो मिडिलमैन फीस को एक्सक्लूड करते हुए इसके लिए कम एक्सपेंस ही इन्वेस्टर के लिए दे दिया जाते हैं। अगर आप देखें तो डायरेक्ट प्लान्स किस कारण के लिए इंट्रोड्यूस कर दिया जाते हैं, अगर आप देखें तो सेबी 2012 में इसी कारण के लिए डायरेक्ट प्लान्स को इंट्रोड्यूस कर दिया जाते हैं, जिसके वजह से वो तो रिटेल और इंस्टीट्यूशनल प्लान्स में होने वाले डिफरेंसेस को वो तो एलिमिनेट कर सकेंगे और दोनों के लिए वो तो इक्वल एक्सेस तो दे सकेंगे। लेकिन आप एज ए इन्वेस्टर तो क्या चुनना चाहिए? अगर देखें तो यह सवाल की जवाब तो हर इंडिविजुअल के लिए सेम नहीं होते और हर इंडिविजुअल के लिए अलग पड़ती है। लेकिन अगर आप देखें तो मार्केट में काउंटलेस डायरेक्ट प्लान होते हैं।
कारण हो सकें कि इसमें रेगुलर प्लान की तरह एक्स्ट्रा फीस और कमीशन नहीं होने के कारण ज़्यादा इन्वेस्टर्स के लिए वो तो डायरेक्ट प्लान चुनने के बारे में सोचने के कारण यह तो मार्केट में देखें तो ज़्यादा डायरेक्ट प्लान्स होते हैं। लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए डिस्ट्रीब्यूटर वजह से और की कस्टमर सेंट्रिक सपोर्ट वजह से और इन डेप्थ रिसर्च की तरह ये तो एडिशनल सर्विसेज भी प्रोवाइड कर दिया जाते हैं। और देख तो इन्वेस्टर के लिए जब वो तो डायरेक्ट प्लान चुन कर दिया जाते उसके लिए कम खर्ची पड़ती है, लेकिन उसके लिए बदलते हुए मार्केट सिचुएशन पर ध्यान रखकर सही फंड चुनने के बारे में मुश्किल बच सकेंगे। इसी कारण के लिए वो तो फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लेने की ज़रूरत पड़ती है। जब तक इन्वेस्टर के लिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में और मार्केट मूवमेंट के बारे में उतना जानकारी ना है तो वो तो रेगुलर फंड में इन्वेस्ट करने ही एक अच्छा तरीका हो सकेंगे। और इसमें आप एज इन्वेस्टर तो और भी चीज़ पर भी ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। हम तो फ्री ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म्स को रेकमेंड नहीं करते। फ्री ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म हम इसी कारण के लिए रेकमेंड नहीं करते क्योंकि इसमें देख तो आपका पर्सनल डेटा वो तो बेच कर सकेंगे। इसी कारण के लिए आपके भविष्य काल में वो तो ज़्यादा खतरनाक हो सकेंगे। अगर आप देखें तो म्यूचुअल फंड यूटिलिटी प्लेटफॉर्म तो एक इमर्जिंग ऑप्शन की तरह होते हैं, लेकिन अब अगर आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते तो भी अब तो इंडिविजुअल एएमसी से एक डायरेक्ट प्लान खरीदने एक अच्छा तरीका हो सकेंगे। अब अगले हम देखें कि ग्रोथ और की डिविडेंड ऑप्शन। अगर इन्वेस्टर चाहते हैं तो यह ग्रोथ और की इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉयल प्लान वो होते हैं कि IDCW। इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट प्लान उसका इन्वेस्टमेंट गोल्स पर ध्यान रखकर वो तो चुन कर सकेंगे। अगर इन्वेस्टर के लिए रेगुलर इनकम की ज़रूरत पड़ती है तो वो तो IDCW को चुन कर सकेंगे। अगर इन्वेस्टर के लिए लमसम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो वो तो ग्रोथ ऑप्शन को चुन कर सकेंगे। अगर इन्वेस्टर ग्रोथ प्लान में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो वो तो एक बार तो इन्वेस्ट कर सकेंगे, और जब मार्केट मूवमेंट वजह से उसका नेट असेट वैल्यू बच जाते उसकी पैसा भी बच हो सकेंगे। IDCW में देखें तो वो तो इन्वेस्टर के लिए इंटरेस्ट, डिविडेंड और प्रॉफिट्स यह सब तो शेड्यूल इंटरवल्स में रेगुलर पेआउट्स वजह से दे दिया जाते हैं। अब एक सिंपल उदाहरण वजह से हम समझ कर दिया जाता है कि ये दोनों प्लान ऑप्शन में क्या अलग पड़ती है। अगर इन्वेस्टर 50,000 इन्वेस्ट कर दिया जाता है और उस समय NAV होते हैं कि सिर्फ 100 रुपीज़, अगर वही NAV 20 रुपीज़ ऊंची बढ़ गए ग्रोथ ऑप्शन में, इसी कारण के लिए इन्वेस्टर का नए NAV होते कि 1120। अगर इन्वेस्टर IDCW ऑप्शन चुन कर दिया जाते तो और इन्वेस्टर 15 रुपीज़ के लिए डिविडेंड खरीद कर दिया जाते तो भी उसके लिए होने वाले नए NAV होते कि 105। या IDCW प्लान में देखें तो उसी समय ही और कि स्पेसिफिक इंटरवल्स में ही इन्वेस्टर के लिए रेगुलर पे आउट्स दे दिया जाते हैं। और 2021 में देखें तो ये IDCW तो ओल्ड डिविडेंड ऑप्शन के नाम पर पुकार कर दिया जाते हैं, जिसके वजह से वो तो ट्रांसपेरेंसी को एनहांस कर सकेंगे और फॉल्स मार्केटिंग को भी प्रिवेंट कर सकेंगे। अब अगले हम यह IDCW और की डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बीच होने वाले डिफरेंसेस के बारे में बातचीत करते हैं। अगर आप देखें तो यह डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होते हैं कि एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में गेंस को री इन्वेस्ट करना है, और अर्लियर सिनेरियो में दें तो इन्वेस्टर तो 15 रुपीज़ के लिए डिविडेंड को खरीद कर दिया जाता है और आज इसका प्रिवेलिंग वैल्यू होते कि 105, और वो तो ट्रांसफ़र ऑप्शन को उपलब्ध करते हुए गेंस तो वो तो भविष्य काल के लिए दूसरे फंड खरीदने के लिए भी वो तो उपलब्ध कर सकेंगे। और इसकी अर्थ होता है कि वो तो भविष्य काल में वो तो दूसरे फंड के लिए भी गेंस को रीडायरेक्ट कर सकेंगे। ये ऑप्शन वजह से वो जो भी रिटर्न्स कमा कर दिया जाते हैं वो पहले स्कीम से वो तो सिक्योर स्कीम की तरह वो तो उपलब्ध कर सकेंगे, और वो तो दूसरी स्कीम तो टारगेट स्कीम की तरह उपलब्ध कर सकेंगे। और जब आप तो करंट टैक्स रूल्स को कंसिडर कर दिया जाते तो ग्रोथ ऑप्शन ही इन्वेस्टर के लिए एक रिकमेंडेड चॉइस हो सकेंगे। कारण होता है कि न्यू टैक्स रूल्स में देखें तो अगर इन्वेस्टर जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम अप्रैल 1, 2021 के बाद खरीद कर दिया जाते तो उससे वो कमाने वाले सभी डिविडेंड्स के लिए उसका टैक्स स्लैब रेट पर ध्यान रखकर वो तो टैक्सेस देने की ज़रूरत पड़ती है। इसी कारण के लिए अगर आप एज ए इन्वेस्टर तो कॉम्पाउंडिंग इफेक्ट के बारे में सोचते हैं और टैक्स इम्प्लीकेशंस को एलिमिनेट करने के बारे में सोचते हैं तो आप तो ग्रोथ ऑप्शन को उपयोग कर सकेंगे। अब अगले हम लमसम SIP और STP इन्वेस्टमेंट मोड के बारे में बात करते हैं। पहले होते हैं कि लमसम इन्वेस्टमेंट। लमसम इन्वेस्टिंग देखें तो इसमें इन्वेस्ट होता है एक पर्टिकुलर फंड में वो तो वन टाइम सब्सटैंशियल पेमेंट इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। जो इन्वेस्टर्स इरेगुलर इनकम कमाते हैं उसके लिए ये तो ज़्यादा फ्रूटफुल स्ट्रैटेजी होते हैं,
क्योंकि जब उसके लिए सरप्लस मिलते उस समय वो तो इन्वेस्ट कर सकेंगे। दूसरे होते हैं कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट और कि एसआईपी। इसमें देखेंगे तो ये तो रिकरिंग डिपॉजिट स्ट्रैटेजी की तरह काम करते हैं। इसमें इन्वेस्ट हो तो रेगुलरली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके वजह से वो तो रिपीट कॉस्ट एवरेजिंग की मदद लेते हुए मार्केट फ्लक्चुएशंस को मिटिगेट कर सकेंगे। एसआईपी तो इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन बिल्ड करने में मदद कर सकेंगे, जो उसके लिए मार्केट क्रंचेस के समय पर एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में मदद कर सकेंगे। अगर आपको एसआईपी के बारे में और एसआईपी में इन्वेस्टर्स करने वाले कॉमन गलतियों के बारे में और उसको अवॉइड करने के बारे में जानकारी मिलना चाहते हैं तो आप तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकेंगे, और यह आर्टिकल में हम तो यह विषय के बारे में कवर कर दिया जाते हैं, और इस आर्टिकल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप देखते हो एसआईपी में ज़्यादा एड ऑन्स होते हैं। अगर आप जिस डेट में चाहते हो उस डेट में आप तो एसआईपी को कर सकेंगे, और आपका गोल्स पर निर्भर होते हैं आप तो एसआईपी टेन्योर को डिसाइड कर सकेंगे। और जब आपके लिए कैश शॉर्टेज होते हैं और कैश क्रंच होते हैं उस समय आप तो एसआईपी को स्किप भी कर सकेंगे। और जब आपके हाथ पर सरप्लस है तो वो तो आप तो टॉप अप एसआईपी के नाम पर उसमें मार्केट में इन्वेस्ट कर सकेंगे। यह सब फ्लेक्सिबिलिटी तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टर के लिए दे दिया जाता है। तीसरा होता है कि सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान और कि एसटीपी में देखें तो ये दोनों लमसम और एसआईपी अप्रोचेस को फॉलो कर दिया जाते हैं। इसमें देखें तो पहले तो इन्वेस्टर की फंड तो एक सिक्योर असेट में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं, और शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशंस को मिटिगेट करने के लिए वो तो धीरे से धीरे हाई यील्डिंग फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अब तो सोर्स फंड को चुनना चाहिए और टारगेट फंड को ईएमसी में चुनना चाहिए। एसटीबी इन्वेस्टमेंट मोड तो इन्वेस्टर के लिए फ्लेक्सिबिलिटी और बैलेंस इन्वेस्टमेंट अप्रोच देने के कारण सभी इन्वेस्टर्स के लिए एक वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह होते हैं, जो उसका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में मदद कर सकेंगे। डीमैट और कि नॉन डीमैट अकाउंट। अगर इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो इसके लिए दो अप्रोचेस होते हैं। पहले होते हैं कि डीमैट, दूसरे होते हैं कि नॉन डीमैट। पहले समय में देखें तो फिजिकल सर्टिफिकेट उपलब्ध कर दिया जाते हैं, लेकिन आज वो फिजिकल सर्टिफिकेट के बावजूद अकाउंट स्टेटमेंट को उपलब्ध कर दिया जाते हैं। इन्वेस्टर अगर वो चाहते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर बैंक्स और की प्लेटफॉर्म्स वजह से वो तो डायरेक्टली वो यूनिट्स को खरीद कर सकेंगे, और जब वो यूनिट्स को खरीद कर दिया जाते ये तो डीमैट फॉर्म में होते हैं। और 2009 से देखें तो NSDL और कि CDSL यह सब तो उसका पोर्टफोलियो में होने वाले अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के बारे में वो तो कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू देते हुए इन्वेस्टर के लिए तो ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी देने के लिए मदद कर सकेंगे, और इसी कारण के लिए इसका फंड मैनेजमेंट भी ज़्यादा आसानी पड़ती है। और देखें तो डीमैट इसी कारण के लिए रिकमेंडेड होते हैं क्योंकि इसमें होने वाली सिंप्लिसिटी और क्रॉस ट्रांजैक्शनल कन्वीनियंस तो इन्वेस्टर के लिए बढ़ते हुए फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस को टैकल करने में यह फीचर तो ज़्यादा मदद कर सकेंगे। अब अगले म्यूचुअल फंड स्कीम से एग्जिट करने में और देखें तो उस म्यूचुअल फंड स्कीम से किस तरीके से रिडीम करना चाहिए उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। लाइफ इंश्योरेंस प्लान और कि मनी बैक प्लान देखें तो इसमें हिडन कॉस्ट लगती है, लेकिन म्यूचुअल फंड तो इन्वेस्टर के लिए कॉस्ट के बारे में जानकारी तो ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। और देखें तो इसमें तो मैंडेटेड सेटलमेंट पीरियड भी अलग अलग कैटेगरीज जैसे लिक्विड फंड्स के लिए होते हैं। लिक्विड फंड्स में देखें तो एक दिन की समय लगती है अगर इन्वेस्टर रिडीम करने के बारे में सोचते हैं। एक दिन में वो इन्वेस्टमेंट तो रिडीम कर दिया जाते हैं और बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाते हैं। अगर वो तो इक्विटी फंड है तो इसके लिए 3 दिन तो लग कर दिया जाते हैं। अगर देखें तो ट्रांसैक्शन तो इसी तरह की कर दिया जाता है कि अगर देखें तो ये तो इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं कि ट्रांसैक्शन +2 डेज में ये तो इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्टर बैंक अकाउंट में ये तो इक्विटी फंड जब वो रिडीम कर दिया जाते हैं ये T+2 फार्मूला लेते हुए ये तो 2 बिजनेस डेज में उस बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। म्यूचुअल फंड से रिडीम करने के लिए इन्वेस्टर के लिए 2 चॉइसेस तो दे दिया जाता है। पहले होते हैं कि लमसम विड्रॉयल, दूसरा होते हैं कि सिस्टमैटिक विड्रॉयल प्लान और कि SWP। लमसम विड्रॉयल इसमें देखें तो इन्वेस्टर तो स्पेसिफिक अमाउंट और कि नंबर ऑफ यूनिट्स को रिडीम कर सकेंगे, और सिस्टमैटिक विड्रॉयल प्लान में देखें तो ये तो इन्वेस्टर के लिए शेड्यूल विड्रॉयल करने में और कि रेगुलर इनकम कमाने में भी ये तो मदद कर सकेंगे। लेकिन
इन्वेस्टर तो यह ध्यान रखने की ज़रूरी पड़ती है कि उसका विड्रॉयल रेट तो फंड ग्रोथ से सरपास नहीं होना चाहिए। अगर वो तो फंड ग्रोथ रेट से भी ज़्यादा है तो समय से समय उसकी कैपिटल तो ज़्यादा कम हो सकेंगे और एक समय में देखें तो उसका कैपिटल तो पूरे तरीके से विड्रॉयल भी हो सकेंगे। इसी कारण के लिए इन्वेस्टर तो यह सब ध्यान रखते हुए उसका सिस्टमैटिक विड्रॉयल प्लान करने की ज़रूरी पड़ती है। अगर इन्वेस्टर तो सिस्टमैटिक विड्रॉयल प्लान उसका फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क अपडेट पर ध्यान रखते हुए कर दिया जाते तो उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं और वो तो फंड ग्रोथ रेट पर भी ध्यान रखने की ज़रूरी पड़ती है। अगर देखें तो इक्विटी फंड्स में अगर आप 365 डेज से ही पहले रिडीम कर दिया जाते तो इसके लिए एडिशनल चार्जेस भी लगती है। यह सब जानकारी तो इन्वेस्टर के लिए होना चाहिए और सब पर ध्यान रखकर ही इन्वेस्टर तो उसका सिस्टमैटिक विड्रॉयल प्लान का तरीका को चुनना चाहिए। अगर देखें तो रिडम्पशन प्लान जब आप फाइनेंशियल गोल्स रिस्क टॉलरेंस पर ध्यान रखकर म्यूचुअल फंड में कर दिया जाते तो उस समय ही आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ये तो मदद कर सकेंगे। ये वीडियो का कंक्लूजन तो यही होते हैं। हमने अब तक म्यूचुअल फंड के बारे में कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग आपके लिए दे दिया जाते। यह कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग को उपलब्ध लेते हुए आप भी आपका इंडिविजुअल गोल्स और की इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम पर ध्यान रखकर एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकेंगे। अगर आप देखें तो यह इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपके लिए एक फ्रूटफुल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जर्नी को एंजॉय करने में मदद कर सकेंगे। अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान बनना है तो और की डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनना है तो आप तो प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर की मदद ले सकेंगे, क्योंकि एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर आपके लिए मार्केट टर्बुलेंस हैंडल करने में मदद कर सकेंगे और आपके लिए एक आइडियल पोर्टफोलियो बनने में भी वो तो मदद कर सकेंगे। जो आइडियल पोर्टफोलियो आपको फाइनेंशियल गोल्स और फ्यूचर माइलस्टोन्स अचीव करने में ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकेंगे। अगर आप यह सभी विषय तो इंग्लिश में आर्टिकल रूप में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकेंगे और इस आर्टिकल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।